कि मेरे पे एक बिज़नेस आइडिया है, रीसेलिंग जिसे कहते हैं, तो उसी को मुझे डिस्कस करना था आपके साथ। मेरा फ्रेंड और मैं कर रहे हैं, एक लेवल पे तो आ चुके हैं लेकिन उसको हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं आगे। किस चीज़ की रीसेलिंग करते हो आप? बेसिकली हमने नीश पकड़ी थी वुमेन क्लोथ्स के लिए, क्योंकि इंस्टाग्राम ज़्यादातर जो रहती हैं रील्स वगैरह वो वुमेन क्लोथ्स में रहता है ज़्यादातर, और हमने इसके लिए थोड़ा सा रिसर्च भी करा था। तो ज़्यादातर मेल्स नहीं खरीदते हैं ऑनलाइन, मतलब फीमेल्स वगैरह ज़्यादातर स्क्रॉल्स करती हैं, तो उनका इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है और उसमें मार्जिन भी काफ़ी अच्छा रहता है। और हमें एक अच्छे सेलर्स भी मिल चुके थे, क्योंकि सप्लायर्स का सबसे बड़ा मैटर रहता है इसमें, क्योंकि कस्टमर जैसे तैसे आ तो जाता है एडवर्टाइजमेंट के संग, लेकिन वो सीओडी मांगता है, कैश ऑन डिलीवरी। तो मैक्सिमम जो सेलर होते हैं वो नहीं देते हैं सीओडी, वो प्रीपेड लेते हैं, जहाँ पर कस्टमर का फिर ट्रस्ट इशू के कारण वो ऑर्डर प्लेस नहीं करता है। तो हमने काफ़ी रिसर्च के बाद कुछ ऐसे सेलर भी ढूंढे जो सीओडी अवेलेबल करा रहे हैं। अब सब कुछ सही चल रहा है, बट एक लेवल पे आ चुका है, मतलब कि महीने के 10,000 से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग डिस्कस करना। 10,000 प्रॉफिट या 10,000 की सेल? प्रॉफिट सेल तो हमारी 30,000 की हो जाती है। बेसिकली स्टार्टिंग में हमने मार्जिन ज़्यादा रख लिया था, बट ऑर्डर जो प्लेस हो रहे थे वो काफ़ी कम हो रहे थे देन, फिर हमने अपने मार्जिन को कम कर लिया। किस तरह के क्लोथ्स होते हैं आपके उसमें जो आप sell इसमें करते हम हैं? नॉर्मली जैसे कि कैजुअल हो गए, और ये डिपेंड करता है सीजन वाइज भी। जैसे अभी होली आ रही है तो हमने वाइट कपड़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस पर रखा है, क्योंकि होली आती है तो उसके अकॉर्डिंगली तो वो डिपेंड करता है। तो आप ऐड भी उसके हिसाब से चेंज करते रहते जी हैं? बिल्कुल। उसमें ऐड वगैरह में हम सबसे हाईलाइट ये करते हैं कि हम कैश ऑन डिलीवरी दे रहे हैं, मतलब जो मेनली जो चीज़ें रहती हैं जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो गए ऑर्डर प्लेस कर दे। ऑर्डर आने के बाद काफ़ी कस्टमर को ये इशू रहता है कि रिटर्न कर दो, तो सप्लायर भी डिपेंड करते हैं कि वो रिटर्न पॉलिसी दे रहे हैं या फिर रिप्लेसमेंट पॉलिसी दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। काफ़ी बार कस्टमर कहते हैं कि हमें एक्सचेंज करना है, रिटर्न नहीं करना है, बट सप्लायर के पास होता नहीं है, तो एक ये भी इशू आ जाता है। तो मतलब इस प्रकार के काफ़ी इशू आते हैं। तो मुझे वही क्वेश्चन था, इसको हम ग्रो कैसे कर सकते हैं, या फिर इसका कोई विज़न है भी या नहीं है। तो आप ड्रॉप शिपिंग के थ्रू कर रहे हो क्या इसको? नहीं, ड्रॉप शिपिंग बेसिकली हमने अभी तो कोई वेबसाइट वगैरह नहीं क्रिएट करी है, क्रिएट कर रहे हैं, मतलब अभी वर्किंग है उस पे। हमने स्टार्टिंग में ये सोचा है कि जितना कम हम कर सके उतना सही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा क्या रहता है कि हमने बेस्ट क्लोथ ढूंढ लिए, मान लीजिए 199 में। उसके बाद हमने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली, और जो बेस्ट पोस्ट हमें लगती है, मतलब हमारे फॉलोवर्स भी हैं इंस्टाग्राम पर 200 रुपीज़ 200, तो स्टोरी डालते हैं, तो स्टोरी के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे आउटलेट डाल देते हैं जिस पे ज़्यादा लाइक आते हैं, उसी के ऊपर हम ऐड चला देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पे ऑर्डर आ जाते हैं व्हाट्सअप वगैरह पर, हम नंबर वहाँ मेंशन करते हैं अपना, कॉल्स भी आती हैं काफ़ी। तो एक ये भी है कि हम कन्विंस नहीं कर पाते उनको, वो पूछते हैं कि आप मैन्युफैक्चरर हैं या सेलर हैं, आपकी शॉप कहाँ पर है, तो वहाँ पर थोड़ा सा हमें इशू क्रिएट रहता है। आप ये काम कब से कर रहे हैं? अभी 6 महीने हुए हैं बेसिकली। दूसरी चीज़ ये है कि हमने सोचा कि ऑनलाइन बिजनेस तो काफ़ी सारे हैं, ज़्यादातर यूट्यूबर वगैरह, तो हमने ये रीसेलिंग का ज़्यादा अच्छा लगा हमें। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हमारे पे स्टॉक नहीं रखना है, हमें कुछ वेयर हाउस नहीं है कुछ, बस हमें बेस्ट प्रोडक्ट चूज़ करके उसका एडवर्टाइजमेंट चलाना है, और कम से कम मार्जिन अपने रखना है, जिससे कि कस्टमर को भी ज़्यादा इशू ना रहे। आप कहीं से माल खरीद करके नहीं बेच रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कोई सेलर है जो उस प्रोडक्ट को भेज रहा है कस्टमर के पास में और सीओडी भी वही दे रहा है। बिल्कुल। तो ऐसा कौन सेलर है, क्योंकि ये तो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल में होता है, यूजुअली सेलर्स ऐसा नहीं करते हैं। तो दैट इज माय क्वेश्चन टू यू कि डू यू हैव अ सेलर जिसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, या होलसेलर है, रिटेलर है, कौन है ये सेलर? मैं यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था इस रिसर्च के दौरान, तो वहाँ पर हमें बहुत सारे सेलर भी मिले, जिसमें कि 10 सेलर हैं टोटल, और इसमें से 5 सीओडी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे और ये आपको कहाँ से मिले? मार्केट प्लेसेस से मिले? मार्केट प्लेस से मिल गया, यूट्यूब से मिल गया, फेसबुक वगैरह पर ग्रुप होते हैं वहाँ से मिल गया। गॉट इट। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली जो इन मार्केट प्लेसेस पे ऑलरेडी सेलर्स हैं उनको आपने कांटेक्ट किया, और उनको कांटेक्ट करके उनमें से कोई एक सेलर है वो एग्री कर गए इस बिजनेस मॉडल के लिए, जिसमें आप क्या कर रहे हो, आप लीड्स लेकर के आ रहे हो थ्रू एडवर्टाइजिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। वहां से आपके पास में लीड्स आती हैं, जब वो बोलते हैं हाँ हमको परचेज करना है, तो वो आप लीड एज इट इज उनको फॉरवर्ड कर देते हो। तो क्या इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ आपको नजर नहीं आ रहा है कि जब दोबारा फ्यूचर में उस कस्टमर को कुछ परचेज करना होगा तो वो डायरेक्टली उनके पास जाएगा ना? नहीं, लेकिन वो सेलर अपने को इन्फॉर्मेशन देते नहीं है ना उनको। सेलर ने प्रोवाइड नहीं करी, लेकिन सेलर के पास में तो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आ गई। हाँ, वो आ गई, एड्रेस वगैरह, कस्टमर वगैरह। हाँ, वो तो आ गई। हाँ जी। अगर दिवाली पे वो जो सेलर है हाँ, वो हाँ, अपना हाँ। ग्रीटिंग कार्ड उनको भेजे, ये मेरा ऑनलाइन स्टोर है, यहाँ पे मेरी ये कलेक्शन है, अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो करने से उनको कौन रोक रहा है? हाँ, वो भी है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है इस बिजनेस मॉडल में, आप ध्यान से समझिए। देखो, बिजनेस दो तरीके से होता है। एक है कि हमने एक बिजनेस को शुरू किया विद अ शॉर्ट टर्म विजन, कि हमने ऐड चलाई, वहां से कस्टमर आया, उस पे हमको इतना प्रॉफिट मिल गया, बट दैट इज नॉट बिजनेस, दैट इज सेल्स। दोनों में फर्क को ध्यान से समझो। बिजनेस क्या होता है कि एक कस्टमर आपके पास में आया,
जिसको एक्वायर करने में आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया एडवर्टाइजिंग में या किसी भी तरीके से उस कस्टमर को अपने तक लाने में, कन्वर्ट करने में, उसके बाद में वो कस्टमर बार बार आपके पास में आया, प्लस आपको वर्ड ऑफ माउथ मिला, यानी कि उस कस्टमर ने औरों को भी रिकमेंड किया। अगर ये दो चीजें हैं, यानी रिपीट बिजनेस प्लस वर्ड ऑफ माउथ, तो बिजनेस लंबा चलने वाला है, नहीं तो वो बिजनेस फेल होने वाला है। आपने एक तरीके से R&D कर ली, एक टेस्ट कर लिया अपने बिजनेस मॉडल को, आपको ये समझ आ गया कि आप एडवर्टाइजिंग करके इतनी सेल्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि 30,000 रुपये महीने की हम सेल करते हैं, 10,000 का प्रॉफिट होता है, तो ऐड में आप कितना पैसा लगाते हो? नहीं मतलब ये हर महीने का ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज 5,000 या 6,000। मतलब डेली का आपका जो बजट है वो 200 रुपये के आसपास है? बिल्कुल। 200 रुपये लगा के कितने लोग आते हैं आपके पास में? उसमें 20 आ जाते हैं, मतलब 20 लोग आ जाते हैं व्हाट्सएप पर, जिससे कि हम उनको कॉल करके कन्विंस करके हम 10 या 11 कर लेते हैं। 20 में से 10-11 कर लेते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मतलब 50% की कन्वर्जन रेशियो है? जी बिल्कुल। इतनी ज़्यादा कैसे है? क्योंकि अमाउंट बहुत कम है वहाँ पर। कितना है अमाउंट? मतलब 199 रहता है हमारा मैक्सिमम, मतलब मिनिमम 150 भी चल जाता है, कभी कभी 149 भी चल जाता है। और इससे पहले हमने एक डील चलाई थी 99 में, तो कस्टमर के रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं, जिससे कि हम स्टोरीज वगैरह पे भी डाल सकते हैं उसको। 149 में आप ये सेल करते हैं, लेकिन अभी उस सेलर के थ्रू करते हैं, तो इसमें इतना मार्जिन कैसे आपको मिल रहा है? क्योंकि आपने 5-7 हज़ार रुपये तो ऐड में लगा दिया, प्लस वो जो सेलर है उसका भी अपना मार्जिन है, प्लस आपका भी मार्जिन है, प्लस COD है, प्लस रिटर्न है, तो एंड में हाथ में काट पीट करके कितना आता है महीने का? नहीं, स्टार्टिंग में वही है कि आपके पार्टनर भी आपके साथ में है? बिल्कुल। आप बताइए। एक्चुअली ये जो 30,000 है ये फिक्स नहीं है सर। अगर सेल 30,000 की ही नहीं हो रही है, मतलब कभी हो सकता है 25 की हो गई, कभी 20 की हो गई, हो सकता है कभी 35 की हो गई, तो इस केस में जो मंथली जो रेवेन्यू होता है, जैसे हमारा कभी 8,000 हो गया, कभी 10,000 हो गया, इसमें अभी हम ये नहीं प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, हमें भी ग्रो करना है, रीच चाहिए कस्टमर की, इसलिए काम कर रहे हैं। इसलिए प्रॉफिट अगर कम भी आ रहा है, 20 रुपये भी आ रहे हैं, 1 करोड़ रुपये भी, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक नई बात आई ना, Yes. कि आप कह रहे हैं कि हो सकता है सेल 20,000 हो रही हो, 25,000 हो रही हो, 30,000 हो रही हो, बट आप कह रहे हो कि हम प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। पहले तो ये जो सोच है ये गलत है, नंबर 1, क्योंकि कभी भी बिजनेस को ऐसे मत करो कि मैं प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा, इवेंचुअली तो आपको प्रॉफिट चाहिए ही। यस, बट शुरुआत में सर इनिशियल स्टेज पर नहीं चाहिए ना, चाहिए, क्योंकि मैं उसके पीछे लॉजिक बता देता हूँ आपको। शुरू में भी चाहिए, क्योंकि जब तक ये प्रॉफिट माइंडसेट आपका नहीं होगा तब तक वो बिजनेस सस्टेनेबल नहीं होगा ना। आप ऐड चलाओगे, उसमें पैसा लगा, वहां से अब जो लोग आपके पास में आ रहे हैं, तो पहले ऐड का खर्चा लगा, प्लस जो प्रोडक्ट दे रहे हो उसका खर्चा लगा, सारा काट पीट के, जो मेरे को आपकी बात से समझ आ रहा है, आप खुल के नहीं बोल रहे हो, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता है अभी। नहीं, हाँ यार, इतना नहीं आता है, ये है कि जितना खर्च हो रहा है उतना उससे उतना आ जाता है, प्लस थोड़ा कई बार जेब से भी लग जाता है। हाँ, ये बोल सकते हैं आप। तो ये बिजनेस मॉडल बेकार है। आप ध्यान से सुनो मेरी बात को, ध्यान से समझो। ये सुनने में अजीब लगेगा आप लोगों को। आप किस अजम्पशन पे चल रहे हो? जैसे बहुत सारी स्टार्टअप्स चल रही हैं ओके, कि पहले हम 2, 4, 5 साल अपनी जेब से पैसा लगाएंगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा जब हम पैसा कमाएंगे। उनके लिए वो ठीक है। क्यों? क्योंकि पीछे उनके इन्वेस्टर्स बैठे हैं जो पैसा लगाने को तैयार हैं। आई एम अज्यूमिंग कि आप दोनों के पास में कोई फंडिंग नहीं है, कोई इन्वेस्टर्स नहीं वर्क है। फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो अगर आज आप पैसा नहीं कमा रहे, आप इस अजम्पशन पे चल रहे हो कि एक प्रोडक्ट मैंने 300-400 का बेचने की कोशिश करी, नहीं बिका, 150 का बेचा, बिक गया, लेकिन फ्यूचर में मैं इसको 300-400 का बेच लूंगा। एक्चुअली सर अभी क्या है ना कि जैसे आपने कहा, आप सही बोल रहे हैं इस चीज़ के लिए। अभी हमें मैक्सिमम कुछ ही टाइम हुआ है, तो कुछ टाइम के अंदर ही हम इतना फास्ट ग्रो नहीं कर सकते ना सर, तो हमें उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। अगर हम सारा प्रॉफिट के लिए ही काम करेंगे तो कैसे कर पाएंगे? आप या तो मुझे इसका आंसर दो, तो हम उसे थोड़ा डेवलप कर सकते हैं, मतलब उस पर काम कर सकते हैं, तो प्रॉफिट और ज़्यादा हो जाए, हमारे लिए तो अच्छा रहेगा ये। आपने मेरे बिजनेस मास्टरी के बहुत सारे एपिसोड्स हैं जो अपलोड हो गए हैं, वो हाँ, देखे हैं actually, आपने? मेरे फ्रेंड ज़्यादा देखते हैं, मैं और ज़्यादा काम में ध्यान देता हूँ। तो अगर आप देखते तो ये क्वेश्चन नहीं पूछते। ओके, इसका मतलब आपने वो सीरीज नहीं देखी है। मैंने अगर पूरी नहीं देखी होती तो आपको ये आंसर मिल गया है जो भी अभी आप पूछ रहे हो, यस, कि प्रॉफिट कैसे होता है, आइडियाज क्या होते हैं, कैसे जनरेट किया जाता है। मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, कि एक बिजनेस मॉडल जिसमें फ्लॉ है, जो आज काम नहीं कर रहा है, आप इस अजम्पशन पे चल रहे हैं कि वो फ्यूचर में काम कर जाएगा, तो फ्यूचर में भी नहीं करेगा। अगर बिना प्रॉफिट के आप कुछ भी सेल कर रहे हो तो वो तो कोई भी कर लेगा ना, उसमें क्या बड़ी बात है। एक चीज जो अमेजोन पे मिल रही है मान लो 500 रुपए की, किसी और मार्केट प्लेस पे मिल रही है 300 रुपए की, आप आ गए आपने कहा 150 रुपए की, तो लोग तो ले ही लेंगे, और आप खुश हो रहे हो कि हमने कुछ क्रैक कर लिया है। कुछ नहीं क्रैक किया है आपने। द मोमेंट यू इंक्रीज द प्राइस बैक टू द सेम लेवल, 300, 400, 500, आप ये तो देखो आप लॉन्ग टर्म में किससे कॉम्पीट कर रहे हो? आप मार्केट प्लेसेस से कॉम्पीट कर रहे हो। तो ये बिजनेस मॉडल फेल है डे 1 से ही।
ये हमको पता होना चाहिए। अगर हमको ये नहीं पता है तो आप क्या करोगे, आप अपने 6 महीने, साल, 2 साल यहां पे खराब कर दोगे, ना हाथ में कुछ आएगा, बल्कि कैलकुलेट करोगे एंड में तो टाइम भी गया, पैसा भी गया, हाथ में भी कुछ नहीं आया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहा हूँ बिल्कुल। आई डोंट थिंक सो। एक बार आप अपने पार्टनर को भी माइक दीजिए। आपको क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, अब थोड़ा क्लियर हो रहा है मुझे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर हमें वही प्राइस पड़ जाएगा अगर हम सारे अपने खर्चे निकालेंगे तो। कुछ भी यूनिक नहीं है आपके पास में ऐसा कि कस्टमर बार बार आपके पास में आए। आप अभी उस कस्टमर को पकड़ रहे हैं जिसको सबसे सस्ता जहां पर मिल रहा है वहां से वो ले रहा है। तो कल आपके जैसे और कोई आ जाएंगे, उनसे ले या अभी भी होंगे ऐसे लाखों लोग जो सेम ऐसी ही सोच के साथ इंस्टाग्राम पे और इधर उधर एंटर करेंगे कि मैं अभी फिलहाल पैसा नहीं कमाऊंगा, सस्ता बेचूंगा, तो आपके प्रोडक्ट बिकने बंद, क्योंकि आपका है 200 रुपए का, उसका है 150 रुपए का। और उसको भी 6 महीने बाद समझ आएगा कि इसमें कुछ नहीं पड़ा, फिर 6 महीने बाद और 100 नए आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है, पहले आपको एक बिजनेस मॉडल को क्रैक करना है, जो अभी आपने क्रैक नहीं किया है। अभी आप लॉस में एक प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ये उनके लिए अच्छा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, उनके लिए अच्छा है जिनके पास में पीछे बहुत पैसा है। जैसे रिलायंस जियो है, उन्होंने 1 साल 2 साल सब कुछ फ्री में दिया, लेकिन उनको पता है लॉन्ग टर्म में हम कमा लेंगे, उनके लिए बढ़िया है, आपके लिए नहीं है। अगर वहां पे आपको पैसा नहीं आ रहा है और फ्यूचर में भी आने की गुंजाइश नहीं है, तो वो टाइम खराब करने वाली बात हो गई और पैसा खराब करने वाली बात हो गई। तो आपको क्या करना है, अगर मैं आपकी जगह हूंगा तो मैं क्या करूंगा? पहले तो ये समझना है कि इसमें कुछ भी यूनिक नहीं है जो आप कर रहे हो, लेकिन ये जो आपने किया पिछले 6 महीने से, यहां से कुछ तो समझ आ गया है। तो ये एक्सपीरियंस पूरी तरह से वेस्ट नहीं हुआ है, बशर्ते कि आप इसको एनकैश कर सको सही तरीके से, सही दिमाग लगा करके। आपको ये देखना है कि पिछले 6 महीने में जो भी प्रोडक्ट्स आपने बेचे, सबसे ज्यादा कन्वर्जन कहां आई। तो आपको डेटा माइनिंग करनी होगी, यानी जो भी आपने आज तक एड्स रन करी अलग अलग, उन सारी एड्स को देखो, तो ये देखो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स कहां आया और सबसे ज्यादा कन्वर्जन कहां आई। सिंपल वे में बोला जाए तो सबसे कम पैसा किस एड में लगा और सबसे ज्यादा सेल किस एड से हुई। अब आपको मार्केट में जाना है और जा करके उस प्रोडक्ट को एक्चुअल में ढूंढना है कि वो प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है। अगर आप 150 का बेच रहे हो और कोई होलसेलर है जो आपको 125 का दे रहा है, तो ये बिजनेस मॉडल बेकार है। बट मान लो अगर वो प्रोडक्ट आपको 50 रुपए का मिल जाता है और आप 150 का बेच रहे हो, तो ये जो सेलर के थ्रू आप कर रहे हो, पहले तो उसको बीच में से हटाओ, क्योंकि उसके पास में आपके कस्टमर्स का डेटा जा रहा है। डायरेक्ट उनके टच में आ जाओ, फिर यू नो एग्जैक्टली कि कौन सा वो कैंपेन था जो काम किया था और कौन से वो कैंपेन्स थे जो काम नहीं करे थे। सिर्फ उस एक प्रोडक्ट के बेस पे पहले एक बड़ा बिजनेस मॉडल खड़ा कर दो। अभी आप क्या कर रहे हो, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश कर रहे हो, तरह तरह के, अलग अलग डिजाइन के, और उसको चेंज करते चले जा रहे हो। करना क्या चाहिए, आपको यह फिगर आउट करना है कि पिछले 6 महीने में आपका हीरो प्रोडक्ट कौन सा है। हीरो प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ऐसा प्रोडक्ट जहां पे के कन्वर्जन सबसे अच्छा है, कॉस्टिंग कम है, मार्जिन ज्यादा है और कन्वर्जन अच्छी है, रिटर्न कम है। तो वो एक प्रोडक्ट आपने ढूंढ निकाला, उस एक प्रोडक्ट के ऊपर पूरा एफर्ट लगा दिया और उस प्रोडक्ट को पूरी तरह से क्रैक कर दिया। अब ये जो मैं बोल रहा हूं, ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनकी प्रेजेंटेशन मेरे पास में पड़ी हुई है। आई कांट टेक देयर नेम बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली यही किया जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और आज उनकी रेवेन्यू है एक प्रोडक्ट से 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़। अभी सुनने में आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे बिना नाम लिए मैं बताता हूं, एक कंपनी है, उन्होंने क्या क्रैक किया, बहुत सिंपल बिजनेस मॉडल, हाथ में रुद्राक्ष का ब्रेसलेट फॉर मेन एंड वुमेन, 400-500 रुपए की रेंज में, जो मार्केट में मिलता है 50 रुपए का, 100 रुपए का, 150 रुपए का। उन्होंने क्या किया, अपने ब्रांड के नाम से उस ब्रेसलेट को इस तरीके से पोजीशन कर दिया कि लोगों को यह लगा कि यह ब्रांडेड है, क्योंकि इस पे इतनी वारंटी है, इतनी गारंटी है, इस पे ये है, इस पे वो है, उस पे ये सब नहीं है। प्लस उसके पीछे कोई ब्रांड की कहानी नहीं है, इसके पीछे पूरी की पूरी कहानी है। एक ब्रांड नेम है, एक लोगो है, एक वेबसाइट है जो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव है, पैकेजिंग बहुत अच्छी है। तो लोगों ने कहा कि बजाय एक अनब्रांडेड प्रोडक्ट 200 में खरीदने के, मैं 400 में ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदूंगा। वो प्रोडक्ट जो 200 में मिल रहा है मार्केट प्लेसेस पे, उसकी एक्चुअल में कॉस्ट होती है 50 से 100 रुपए। तो 50 का उन्होंने लिया, आगे 400 का बेचा।
और अभी उनकी जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा है, सिर्फ एक प्रोडक्ट। अब जाकर के उन्होंने डाइवर्सिफाई करना शुरू किया है। इतना आसान होता है बिजनेस, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको मुश्किल बना देते हैं, अपने माइंड में कहानियां बना देते हैं। डे वन से आपको प्रॉफिट के बारे में सोचना है। क्या अब हमारी जो बात हुई उसके बेसिस पे आपके माइंड में कोई हीरो प्रोडक्ट आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। बताइए क्या है। एक जंप सूट है बेसिकली हमारे पास वुमेन का, वो काफ़ी अच्छा कन्वर्जन है, एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता बट वो काफ़ी हमारा बेस्ट सेलर कर सकते हैं उसको। वो कितने का बेचते हो आप? 299 का था और वो हमें पड़ रहा था 150 का 150 का सेलर के थ्रू। सेलर के थ्रू। अब वो ऑफलाइन अब अगर आप सेलर के थ्रू ना जाओ, डायरेक्ट एक होलसेल मार्केट में चले जाओ या डायरेक्ट किसी मैन्युफैक्चरर के पास चले जाओ और उनसे इकट्ठे 50 पीस उठा लो, और हम कम तो प्राइस में और दे कम सकते मिल हैं। जाएगा। बिल्कुल मान लो 100 रुपए का मिल जाएगा। बिल्कुल। और कितने का बेचोगे आप? 299 का। 299 का। अगर उसको आप ब्रांडेड कर दो तो उसका बढ़िया से शूट कर दो तो 499 या 1000 तक का भी जा सकता है वो। 499 तक जा सकते हो। बिल्कुल जा सकता 150 का पड़ा, 499 का आपने बेचा, 3 गुने का मार्जिन आ गया। है। जी जी। अब इस बिजनेस में सेंस है, और सिर्फ ये करो, और अपनी पूरी वेबसाइट, उसकी पूरी कहानी, पूरी स्टोरी इसी के अराउंड होनी चाहिए। मतलब अपने आप को आगे रखने की बजाय, आपकी फैमिली में कोई ना कोई फीमेल होगी, जी। उनको आगे रखो, क्योंकि तभी वो कनेक्ट करेंगे। क्योंकि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, दिस इज फॉर फीमेल्स, तो फीमेल्स तभी कनेक्ट करेंगी जब पीछे इस ब्रांड के कोई फीमेल है जो ये बता रही है कि ये मैं क्यों कर रही हूं, उसके पीछे की मेरी वजह क्या है, इस ब्रांड को बनाने की कहानी क्या है। यू कुड बी वन ऑफ द को फाउंडर्स, मेन फेस उनका होना चाहिए, पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, वो आप दिखा सकते हो अनबॉक्स करके। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अभी आप क्या कर रहे हो, जो सेलर है वो ऐसे ही कुछ भी पैक करके भेज रहा है, हाँ। ज्यादा से ज्यादा आपने अपने स्टिकर प्रिंट करवा लिए, उस पर लगा दिए, बस खत्म आपके ब्रांड के। तो ये कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूं, इसको ब्रांडेड बनाओ ना, अच्छी सी पैकिंग करो। अब इसमें कॉस्ट नहीं लगती, दिमाग लगता है। बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जहां पे आपको बने बनाए बॉक्सेस मिल जाते हैं। मान लो पिंक कलर का कोई बहुत बढ़िया सा बॉक्स है जिसमें आप ये रख करके भेजोगे। अब वो जो बने बनाए बॉक्सेस होते हैं वो सस्ते पड़ते हैं और आप कम क्वांटिटी में भी ले सकते हो। उस पर स्क्रीन प्रिंटिंग कराओ अपनी, वो कम में भी हो जाती है। उसमें 1-2 रुपए का खर्चा आता है प्रिंटिंग का, प्लस 150 रुपए का प्रोडक्ट हो गया, क्वालिटी बढ़िया कर दो, और 499 का आपने बेचा। अब आपको पता है 399 में तो मैंने अनब्रांडेड भी बेच दिया, अब तो मैं प्रॉपर ब्रांडेड करके अपनी वेबसाइट बना के, स्टोर बना के ऑनलाइन फिर बेच रहा हूं। अब क्यों नहीं बिकेगा? प्लस इसके साथ में कुछ ऐसा ऐड कर दो जो और कोई ऑनलाइन ना कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ्स वारंटी मिलती है लोगों को, लेकिन तब मिलती है जब वो 5000 का कोई प्रोडक्ट लेते हैं। जी जी। इसके साथ में कुछ कहानी जोड़ो, यानी कि स्किन सेफ मटेरियल अगर है तो, झूठ नहीं, पीछे से पहले कंफर्म करो कि मटेरियल क्या यूज हो रहा है, कॉटन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, स्किन सेफ है या नहीं है। तो अगर है तो वो लोगो लगाओ। अपनी जो भी आप फर्म है जिसमें ये काम कर रहे हो, उसको ISO 9001 2015 सर्टिफाइड करा सकते हो, उसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता है। आई होप आपको कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे तो आ रहा है बिल्कुल। आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्लैरिटी आई आपको ये डिस्कशन नहीं, से? सबसे पहले तो यही है कि हमें मल्टीपल वैरायटीज़ में नहीं जाना है, एक स्पेशलाइज्ड बनना है जिससे कि कस्टमर को भी लगे कि प्रोडक्ट हर जगह मिल रहा है, लेकिन ये अलग से एक वेबसाइट है जो कि इसी प्रोडक्ट के बेस पर है। और ये एडवांटेजेस दे रहे हैं काफ़ी सारे, जैसे 6 मंथ वारंटी आपने बताई, प्लस अब उसमें फ्री भी कुछ जोड़ सकते हैं एज अ गिफ्ट, फर्स्ट ऑफर, ये जो भी, और उसमें कस्टमर सपोर्ट रहेगा एक्स्ट्रा, तो कस्टमर को ट्रस्ट रहेगा। प्लस COD वगैरह भी हम देंगे, और उसके जो एडवांटेजेस है स्किन का आपने बताया, तो वो भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कस्टमर पे। इसमें आप जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे भी टाई अप कर सकते हो, जो ज़्यादा बड़े लेवल के नहीं है, वो सस्ते में भी आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर देंगे। अब उसको अगर आप अपनी वेबसाइट पे दिखाओगे तो और ट्रस्ट बिल्ड होएगा। तो अब आप अगर पैसा खर्च भी रहे हो तो सोच समझ करके खर्च रहे हो, क्योंकि उसकी रिटर्न लॉन्ग टर्म में बहुत तकड़ी आने वाली है। एंड बी एब्सोल्युटली फोकस्ड अगले 1-2 साल के लिए, जब तक ये ब्रांड बहुत बड़ा नहीं हो जाता है। फिर डाइवर्सिफाई करने के बारे में सोचो। मतलब इस प्रोडक्ट को इस तरीके से पोजीशन करो कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी का ये जो प्रोडक्ट है, इसमें वी आर एन एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर थिंग। अपना ब्रांड नेम भी कुछ ऐसा ही रखो जिससे कि इससे रिलेट हो सके। ये समझने की कोशिश करो कि ये अगर कोई फीमेल परचेज कर रही है तो क्यों कर रही है। डू यू हैव एन आंसर टू दिस? क्यों करती है वो फीमेल उसको परचेज? यानी कि अच्छा दिखने के लिए, या कंफर्ट के लिए, या किस चीज के लिए परचेज करती है ये जो जंपसूट है आप जिसकी आप बात कर रहे हो? ये ज़्यादातर वैसे फैशनेबल होता है तो देखने के लिए करते हैं ज़्यादातर।
अगर आप ये कह रहे हो और आपकी अजम्पशन है तो उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर आप उन कस्टमर से बात कर सको जिन्होंने भी आपसे परचेज किया और उनसे पूछो कि आपने जो परचेज किया आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड व्हाट वाज द रीजन दैट यू बॉट इट, क्या रीजन था, तो हो सकता है आपको कुछ इनसाइट मिलेगी, वहां से समझ आएगा कि अच्छा इसलिए ये फीमेल्स परचेज कर रही हैं, कि पार्टी में पहनने के लिए कर रही हैं या डेली वियर में पहनने के लिए या घर में पहनने के लिए, तब आपको समझ आएगा। जैसे ही वो समझ आएगा फिर उससे रिलेटेड अपना वो ब्रांड नेम रखो। फॉर एग्जाम्पल फैशन, इसको आप ट्रेडमार्क करा सकते हो, उस पर टीएम लिखा होगा, वो 2 दिन में हो जाता है। तो फैशन टीएम, को फाउंडर कौन है, जो एक फीमेल है, आप कौन हो, आप भी को फाउंडर हो। इस तरीके से पूरी की पूरी एक वेबसाइट बन गई जहां पे कुछ थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी भी रील्स डल गई। तो जैसे ही आपके स्टोर के प्रोडक्ट पेज पे कोई जाएगा और आगे स्क्रॉल करेगा तो वहां पे वो रील्स दिखेंगी। अगर ऐसी 2-3 भी दिख गई तो उनके माइंड में क्या आएगा कि मैं अकेली नहीं हूं, सभी ये यूज कर रहे हैं। और आपने कोई बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर को हायर नहीं किया, किसी छोटी इन्फ्लुएंसर को हायर किया जिसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं, उनको 10,000 रुपए आपने दिया। ऐसे अगर आपने 3 इन्फ्लुएंसर से भी टाइप कर लिया, 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट प्लस शॉपिफाई आपने स्टोर बनवाया प्लस थोड़ा सा आपने स्टॉक रखा अलग अलग कलर्स में, अलग अलग साइजेस में, तो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुई इस पूरे गेम में, लेकिन जो फ्यूचर में हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी हो गई।